साहनी जी के सामने मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक कई लिख रहे थे कि कई हफ्ते हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है और बहुत सारा न्यूज़ साइकिल इस दौरान खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं एक के बाद एक खबरें आपके सामने यहाँ लेकर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो एक तरह की फॉरएवर जंग है, जो ख़त्म नहीं हो रही है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हुई 28 फरवरी से और अब देखिए जुलाई ख़त्म होने वाला है। इस जंग को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो आईडीएफ के साथ मर्ज करेगी, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये दो अलग अलग खबरें हैं तो इनको अलग अलग समझ लेते हैं। जो आप कह रही हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तो वो जो जंग थी वो थी एयर वॉर, एयर कैंपेन थी अमेरिका की, जो तकरीबन 40 दिन चली और 11 अप्रैल को हम वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग हुई, वो तब तक वहाँ चली। खास बात इस जंग की क्या थी कि 28 अप्रैल को 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने अग्रेशन किया, लड़ाई करी ईरान के ऊपर, और 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दिया। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, जो लड़ाई अमेरिका की नहीं थी वो 2 मार्च के बाद अमेरिका की लड़ाई बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि अब मुद्दा आता है पेट्रो डॉलर्स का। ये अब वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। तो ये पहला फेज था 40 दिन का। उसके बाद हम जानते हैं जो वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई वो सिर्फ 21 घंटे की हुई, और उसके इमीडिएटली बाद जो है 13 अप्रैल को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, क्योंकि एयर वॉर से कुछ हो नहीं रहा था, तो वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा के रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये नेवल ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और कतर ने भी किया काम, पर पाकिस्तान वॉज द मेन मीडिएटर। तो दोनों साइड से बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों साइड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 17 जून को हमने देखा कि वो एमओयू साइन हो गया। तो एमओयू बहुत क्लियर है कि क्या उसमें क्या क्या होना है। एमओयू की एक खास बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उसकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अमेरिका की नहीं होगी। तो उसके बाद साइन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, पर उसमें अब फिर अमेरिका में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि साहब आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दिया ईरान को उस 14 पॉइंट्स के अंदर। तो वो देना था ही, क्योंकि जंग ईरान जीत चुका था। तो जो ईरान की शर्तें थी उन्होंने वो पूरी की पूरी रख दी। अब जो है वो 7-8 को फिर से साइन करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो जहां तक देखिए, और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो जी, एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? हाँ, क्योंकि देखिए जो एमओयू है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? पेट्रो डॉलर्स की। अब पेट्रो डॉलर्स की ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक 1974 में एक अग्रीमेंट हुआ था जो कि अमेरिका ने किया था, पहले सऊदीज़ के साथ, फिर और जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, फिर ओपेक के साथ। वो सिंपल टर्म्स में ये था कि आप अपना जो तेल है, ऑयल, ये गैस है, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा, और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये था। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को, तो फिर तो जीसीसी कंट्रीज हैं वो सोचने लगेंगे कि हम जो है सिक्योरिटी हमें मिल नहीं रही है तो हम डॉलर में क्यों सामान बेचें, हम क्यों ना अपनी करेंसी में बेचें, जो कि ईरान चाहता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था ईरान जंग जीत चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ईरान ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप हम पे अटैक करते हैं या पर्शियन गल्फ में जो हमारी साइड की जो ईरान के है उस पर आप अटैक करेंगे तो हम टिट फॉर टैट करेंगे। आपकी जो बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में हम उन पे अटैक करेंगे, और वही हो रहा है। जैसे आप बता रही हैं अटैक हुआ है बहरीन पे, अटैक हुआ है कतर पर। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जब वो जंग हुई थी 40 दिन की एयर वॉर हुई थी,
तो जो अमेरिका के रडार्स थे और बहुत कीमती रडार्स थे, अलग अलग टाइप के सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो सब ईरान ने ख़त्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फौजें हैं, बेसिस जिससे आपने, मुझे याद है कई महीने हाँ, पहले आपने बोला था कि यहाँ से इनके बेसिस हट जाएंगे, तो वो हट गए हैं। अब वो हट गए हैं। अब वहां से वो बेसिस निकाल के अब वो जॉर्डन में ला रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं अब इसलिए जॉर्डन से हो रहे हैं, और इसलिए ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया जहां अमेरिका का एक और फौजी मारा गया और 16 फौजी हो गए अब बिल्कुल, तक मारे। क्योंकि जो अब क्या हो रहा है कि जो कतर है, कतर में जैसे आप जानती हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर्स है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है, और बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की वो वहाँ पर है। अब वहाँ पर उनके पास रडार्स नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हमला कि हो रहा है, कहाँ से हो और रहा उसको है, रोक भी नहीं पा रहे हैं फिर इसलिए। हाँ, तो उनकी वो जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी बहुत कमी तो है। अगर मैं आपकी बात को आसानी से दर्शकों को हाँ, समझाऊं कि इस जंग को जीतने के बाद अभी अमेरिका फिर भी हमले कर रहा है ईरान पर, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के कब्जे से हॉर्मुज को आज़ाद कराया जाए। बिल्कुल। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज है, रोंगटे खड़े हो गए, और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। तो मैं आपकी बात यहाँ तक तो समझ गई हूँ कि ये जंग हो रही है, हॉर्मुज को आज़ाद कराना चाहता है, ठीक है। अब अगली बात मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे थे कि अब अकेला साथी बचा है यूएस इजराइल का, इजराइल सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर हो चुका है। अब अचानक तो ये तो अनपॉपुलर हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गाली गलौज की भाषा में नेतन्याहू और इजराइल के लिए बातचीत कर रहे थे, और अब यहाँ मर्ज हो रहा है आईडीएफ का और यूएस मिलिट्री का। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि जो इनका हर साल पेंटागन का बजट होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसके तहत जो पीट हेग्सेथ हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, तो उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं जहां उन्होंने इस साल के लिए बजट काफ़ी मांगा है, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स मांगा है। और उसके साथ साथ उसमें एक क्लॉज भी है कि जो अमेरिका की जो आईडीएफ है, जो इजरायली फोर्सेस हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ पूरी तालमेल करके मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल टर्म्स के अंदर कि जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट एशिया के लिए, वो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके इशारे पे चलती है। अब अगर ये हो जाता है, जो कि हाउस में पास हो चुका है, अब ये जाएगा सेनेट में, वहाँ पर अब इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो हमें देखना है। पर नतीजा के अलावा ये बात एक साबित हो जाती है कि आज इतनी पकड़ है इजराइल लॉबी की अमेरिका के अंदर कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मजबूत है इजरायली लॉबी इन अमेरिका। कहने का मतलब ये है, इसका जो इसका मतलब है वो ये है कि जो सेंट्रल कमांड है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। वाह। और ना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अंडर इन वेस्ट एशिया। अगर ये हो जाता है, यूएस मिलिट्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों का मर्जर हो गया है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका मर्जर हो जाएगा। दैट मीन्स द कमांडर इन चीफ फॉर वेस्ट एशिया, इफ दिस हैपेंस, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी द इजरायली प्राइम, अगर सेनेट भी क्लियर कर देता है। जी हाँ, अगर वो हो जाता है तो फिर इसका मतलब क्या मैं बताऊं, जो 51st कंट्री की बात जो करते रहते हैं, स्टेट की बात जो करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को बना लेंगे, किसी और को बना लेंगे, तो क्या इजराइल इनका 51वां राज्य बन जाएगा? नहीं, देखिए, वो एक अलग कहानी है। मेन बात क्या है कि तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया छोड़ ही नहीं सकते। लड़ाई हारने के बाद भी, जैसे मैं आपसे बता रहा था, मसला पेट्रो डॉलर्स का है। ओहो, तो उनको इजराइल चाहिए। देखिए, पेट्रो डॉलर्स का सीधे मतलब ये होता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया की जिनको वहाँ से तेल चाहिए था वेस्ट एशिया से,
क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो पेट्रोकेमिकल्स बिल्कुल। डेरिवेटिव्स जो फर्टिलाइजर में काम होते हैं वो सब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जाते हैं। तो वो सब कंट्रीज जो थी वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती थी, तो वो डेट जो था अमेरिका अपना डेट उनको सेल कर देता था बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर डील जो हो रखी थी। आज उनका डेट बहुत बढ़ चुका है, 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, जीडीपी सिर्फ 32 ट्रिलियन डॉलर की है जो कि डेट से कम है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है अब खतरा ये आ गया है कि जो पूरा एम्पायर है अमेरिका का, जो दो बड़ी बड़ी पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है दैट यूएस डॉलर शुड बी द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकंड पिलर इज अमेरिका शुड बी एबल टू फंड इट्स मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द ग्लोब। उन दोनों पे शक आ गया है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना जरूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो अब क्या है कि जहां तक इजराइल लॉबी का ताल्लुक है, इजराइल लॉबी का आज इतना ज़्यादा दबाव है वॉशिंगटन के अंदर उनकी यूएस कांग्रेस में कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको क्लियर कर दिया है कि हाँ दोनों का मर्जर होना चाहिए फॉर वेस्ट एशिया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और ईरान को इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए ईरान का जहां तक ताल्लुक है, ईरान बहुत क्लियर है। जैसे मैंने आपसे बताया है कि इराक जो है, कतर है, और जो बहरीन है, अभी कुवैत है, ये सारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्री से अगर यूएस बेसेस हट जाती हैं, जो लग रहा है हो रही हैं, जो कि आर्टिकल 4 भी है एमओयू का। अगर आप आर्टिकल 4 देखिए एमओयू का, तो वो साफ कहता है कि द अमेरिकन शुड रिमूव देयर फोर्सेस जो ईरान की प्रॉक्सिमिटी से, मतलब नज़दीक ईरान के, 30 डेज आफ्टर द फाइनल डील, मतलब 90 दिन में साइनिंग के बाद हो जाना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है, अगर ये हो जाता है तो फिर वो जीसीसी कंट्रीज सोचने लगेंगी कि देखिए ना तो अमेरिकन हमें सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल पा रहे हैं, तो हम क्यों पेट्रो डॉलर्स में कर रहे हैं अपना जो डीलिंग्स है विद द वर्ल्ड। जो ताकत है अमेरिका की, इकोनॉमिक पावर, तो हम लोकल करेंसी में क्यों ना करें। इसका मतलब ईरान जो चाहता है रीजनल ऑर्डर, रीजनल फ्रेमवर्क, वो रियलिटी बन जाएगा। वैसे मेरे नज़दीक ईरान को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, ये याद रखना। ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका ने नहीं झुकाया, लेकिन फिर भी एहतियात उसको करनी चाहिए थी। जब उनके पास डील करने का मौका था तो करनी चाहिए थी, तो उसने वो मौका ज़ाया किया है। अब दोबारा वो उस तरह डील तो नहीं कर सकता जिस तरह पहले चांस था, वो उससे ज़्यादा मजबूत डील पे आएगा। अगर उस पे आएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो डील का मौका था वो ज़्यादा बेहतर था। अब अगर वो डील करे तो उस पर वो ज़्यादा मजबूत खड़ा होगा, ज़्यादा अपने बारे में, अपने हक़ के बारे में ज़्यादा से मुतालबात रखेंगे, तो अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबको पता है कि अमेरिका ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकता, वो फ़ैसला नेतन्याहू के कहने पे करते हैं। तो अगर नेतन्याहू चाहते हैं तो ईरान के साथ डील हो सकता है, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं हो सकता। तो नेतन्याहू कभी नहीं चाहता कि ईरान के साथ डील हो जाए। ये उनको पहला मौका मिला है कि अमेरिका या अमेरिकी एक प्रेसिडेंट ने ईरान पर हमला किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। उनको पता था कि ईरान को फ़तह करना या ईरान से लड़ना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन ये जो बंदा है जिसने ईरान पर हमला किया, ये बस पहला मौका है जो इज़राइल के हाथ लगा है। इज़राइल इस मौके को कभी ज़ाया नहीं करेगा, उसके पीछे अपना लॉबी जो है वो एक्टिव करेगा, जो भी करना पड़े वो करेगा। तो ईरान को वो इस तरह अब नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। फिर भी ईरान जो है वो झुका नहीं है, वो डटा हुआ है। लेकिन ये एक बात और भी है, वो ये कि अरब ममालिक जो है इस दफ़ा ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। अब अरब ममालिक भी इस जंग के हिस्सेदार है। सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया और जो ईरान के ख़िलाफ़ भी सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि इस जंग में कूद जाए। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, ये इस रीजन के लिए और ख़ासकर सऊदी अरब और अरब ममालिक के जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है।
तो दोनों तरफ से मुसलमान ही पिटेंगे। आपका क्या राय है? राय कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।